बैंक शेयरों में तेजी फिर लौट रही है। बैंक निफ्टी चढ़ा है, मगर एक बात आपने पकड़ी। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, सरकारी बैंक 5 साल में 3 गुना से ज्यादा बढ़े। और एचडीएफसी बैंक, वही एचडीएफसी जिसे सब सबसे अच्छा मानते थे, केवल 32% चढ़ा। कोटक महिंद्रा बैंक तो घट गया। और विदेशी निवेशक जो हमेशा से निजी बैंक में ज्यादा हिस्सेदारी रखते थे, अब उन्होंने प्राइवेट बैंक को किनारे कर दिया और सरकारी बैंकों में अपना एक्सपोजर बढ़ा दिया है। एक सवाल पूछिए अपने आप से, 20 साल तक जिन प्राइवेट बैंकों को हम सबसे बेहतर मानते रहे, यानी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, आज वही पीछे क्यों हैं? और जिन सरकारी बैंकों को हम डूबते जहाज मानते थे, वही आगे क्यों निकल रहे हैं? क्या सरकारी बैंकों की ये तेजी सिर्फ सस्ते शेयरों की खरीद है, यानी वैल्यू बाइंग, या फिर ये तेजी हमें कुछ और बता रही है? कुछ ऐसा है जो भारतीय बैंकिंग में टूट रहा है? कुछ ऐसा जो 1969 में जब इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, उसके बाद का सबसे बड़ा बदलाव है जो हमें दिख नहीं रहा है? कुछ ऐसा जो 1994 से भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिए थे? निवेश करने वालों को बैंकों के भीतर का यह बदलाव पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है। बचतकर्ता तो बेचारे हैरान ही हैं। और अगर मैं कहूं कि सरकारी बैंक स्टॉक में तेजी वैल्यू बाइंग नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रीप्राइसिंग है, यानी भारत का बैंकिंग उद्योग अपनी कीमत फिर से तय कर रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ बदलने जा रहा है जो इस पीढ़ी के लिए अनोखा है। अगर आप निवेशक हैं, या बैंक में नौकरी करते हैं, या बैंक में आपकी जमा पूंजी है, या आपने बैंक से कर्ज लिया है, तो ये कहानी आपकी है। आइए अर्थम में समझते हैं बैंकों के उस बदलाव को जो आज तक आपको नहीं बताया गया। तारीख थी 19 जुलाई 1969 की। रात 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण, जो कि बाद में ऐतिहासिक बन गया। उन्होंने 14 प्राइवेट बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को रातों रात राष्ट्रीयकृत कर दिया, यानी बैंक नेशनलाइजेशन। इंदिरा गांधी ने कहा कि बैंक अब आम आदमी की सेवा में है। उस रात भारत में बैंकिंग को नए सिरे से लिखा गया। निजी बैंक बंद हुए, सरकारी बैंकों का एक ढांचा बना जो अगले 40 साल चला, जब तक मनमोहन सिंह ने 1994 में बैंकों को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, निजी निवेश के लिए नहीं खोला। समझिए ढांचा कैसा था। आपने बैंक में पैसा जमा किया क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं था। आप कहाँ रखते पैसा अपना? शेयर बाजार तो 1994 के बाद बढ़ा। बैंकों ने जो पैसा आपसे लिया उसे दो जगह लगाया। एक हिस्सा सरकार को कर्ज के तौर पर दिया, बॉन्ड खरीदकर, जो कि बैंकों का एसएलआर नियम है, और बाकी पैसा उद्योगों को और आम आदमी को उधार दिया। आपसे बैंक, बैंक से सरकार और फिर कारोबार, ये एक साफ त्रिकोण था। हर कोण पर बैंकिंग एक मकसद पूरा कर रही थी। आपका पैसा बैंक में सुरक्षित था, सरकार को पूंजी मिल रही थी, उद्योग को कर्ज मिल रहा था। यही भारतीय बैंकिंग का स्थायी त्रिकोण था, ट्रायंगल था। 1994 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और रिजर्व बैंक गवर्नर सी रंगराजन ने प्राइवेट बैंकों के लिए दरवाजे खोले। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, यूटीआई, जो बाद में एक्सिस बैंक बना, इनके साथ निजी बैंकिंग का दौर आया। ये वो दौर था जब सरकारी बैंकों पर लानतें भेजी गईं। ठीक भी था, तब तक लोग सरकारी बैंकों से पक चुके थे। मगर बैंकिंग का वो बुनियादी त्रिकोण नहीं टूटा। बस हुआ ये कि प्राइवेट बैंकों के आने के बाद भारतीय बैंकिंग के हर एंगल पर, हर कोण पर कुशलता बढ़ गई। प्राइवेट बैंक टेक्नोलॉजी लेकर आए, उन्होंने सेवाएं बेहतर की। सरकारी बैंकों ने अपनी पहुंच बनाए रखी, अपना भरोसा और अपनी शाखाएं बढ़ाई। ये सब कुछ 2020 तक चला। 2020 वो महत्वपूर्ण साल था जहां से चीजें बदलना शुरू हुई। 2020 तक भारत की घरेलू बचत का 55% हिस्सा बैंकों में जमा होता था। म्यूचुअल फंड में सिर्फ 12% जाता था। बैंकों का दबदबा बरकरार था। इंदिरा गांधी का 1969 वाला नुस्खा कुछ काट छांट के बाद और चुस्त हो गया था। आपके पिता ने एफडी कराई, आपकी मां ने एक आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट रखा, और आपके दादाजी की पूरी जिंदगी की कमाई बैंक के बचत खाते में थी। पूरा भारत बैंकों में था और बैंक पूरे भारत के थे। और ये रिश्ता सिर्फ पैसे का नहीं था, ये भरोसे का रिश्ता था, क्योंकि बैंक का एक मतलब भरोसा भी होता है। फिर 2020 आया और सब कुछ बदल गया। और इसी बदलाव का असर है कि आज बैंकिंग शेयर आपको एक पहेली से लगने लगे हैं। पहले सरकारी बैंक पर दांव कम थे, जोखिम कम था, रिटर्न कम था। अब उन पर रिटर्न ज्यादा है। पहले निजी बैंक पर दांव ज्यादा थे, गुणवत्ता बेहतर मानी जाती थी, पर अब उन पर रिटर्न कम हो गए हैं। बीते 20 साल का हर नियम जो बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग उद्योगों को चला रहा था, उल्टा पड़ गया है। तो जो अच्छा था वो पिछड़ गया, और जो कमजोर माना जाता था वो दौड़ गया। ये उलटफेर संयोग नहीं है,
ये उस बड़े बदलाव का पहला संकेत है जो बैंकों की फाउंडेशन में, नींव में हो रहा है, और ये हो रहा है बचतों के जरिए, यानी आपके बैंक में बचत खाते के जरिए। आइए अपने बैंक खाते की रोशनी से इस बदलाव को समझते हैं। पहला सवाल, बचतों को क्या हुआ, डिपॉजिट्स को क्या हुआ और कैसे ये उलटफेर की वजह बन गई। इसे आप भारत का ग्रेट डिपॉजिट डिवोर्स कह सकते हैं, यानी बचतकर्ता बैंकों से जिंदगी भर का नाता तोड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी का 1969 वाला राष्ट्रीयकरण और इसका पूरा ढांचा एक ही शर्त पर टिका था कि डिपॉजिटर्स के पास, बचतकर्ता के पास कोई और रास्ता नहीं है, वो बैंक में ही पैसा रखेगा। आज रास्ते खुल गए हैं, करोड़ों डीमैट खाते हैं, लोग स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, बचतों को नए घर मिल गए हैं। हर महीने 32 से 33 हज़ार करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड एसआईपी में जा रहे हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट है, छोटी अवधि की जमा है, लिक्विड फंड है, बीमा से जुड़ी योजनाएं हैं। हर तरफ डिपॉजिटर्स को नई राह मिल रही है। कोविड के बाद बचत का लोकतंत्रीकरण हो गया है। एक 25 साल के नौजवान को देखिए, उसके पिता एफडी में 7% रिटर्न पर खुश थे, मगर वो अपने फोन पर निफ्टी ईटीएफ खरीदता है, बचत को क्रिप्टो में लगाता है। उसको लगता है एफडी बुजुर्गों की चीज है, महंगाई 6% है, एफडी का ब्याज 7%, असली कमाई सिर्फ 1%, टैक्स काटने के बाद वो भी नहीं बचती। उसका तर्क है कि जब स्टॉक्स महंगाई से ज्यादा रिटर्न देते हैं तो मैं 6-7% की एफडी क्यों करूं। ये सोच पूरी एक पीढ़ी की है, और यही सोच बैंकों का 50 साल, 57 साल पुराना गणित तोड़ रही है। समय की धुरी पर ये आंकड़े देखिए। 2015 में घरेलू बचत का 55% हिस्सा बैंकों में जाता था, आज 2026 में गिरकर 45% पर आ गया। 2015 में म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में केवल 12% बचतें जाती थी, 2026 में हिस्सा 30% पर पहुंच गया। और सबसे तेज बदलाव 2020 में यानी कोविड के बाद आया। कोविड के बाद के 5 सालों में, यानी सिर्फ 11 साल में, बैंक का हिस्सा 10% घटा और गैर बैंक बचत का हिस्सा 18% बढ़ा। ध्यान दीजिए, ये 10% का फर्क नहीं है, ये 40 लाख करोड़ की बचत है जो बैंकों से निकलकर, या जो बैंकों में जानी चाहिए थी, वहां से वित्तीय बाजारों में चली गई। 1969 के बाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत के सेवर्स के लिए, डिपॉजिटर्स के लिए बैंक पहला विकल्प नहीं है, और इसीलिए मैं इसे ग्रेट डिपॉजिट डिवोर्स कहता हूं। बचतकर्ता और बैंक के बीच अब जन्म जन्म का रिश्ता खत्म हो गया है, और ये अब दोबारा नहीं जुड़ सकता। क्योंकि जब कोई एक नौजवान एक बार अपनी एसआईपी शुरू करता है और हर हफ्ते फोन पर अपना पोर्टफोलियो देखता है, तो वापस एफडी की तरफ नहीं जाता। ये आदत का बदलाव है, और आदतें पलटती नहीं है। इस तलाक ने भारतीय बैंकिंग को 3 जगह से तोड़ दिया। पहली दरार, बैंकों को पैसा कहां से मिलेगा, और पैसा नहीं होगा तो वो कर्ज कैसे देंगे। दूसरी दरार, सरकार को बैंक नहीं तो अब कौन कर्ज देगा। और तीसरी दरार, बेसिल 4 का वो नया नियम जो आने वाला है, और जिसके तहत बैंकों को अपनी सुरक्षित व्यवस्था के लिए 6 लाख करोड़ की नई पूंजी चाहिए, वो कहां से आएगी। तीनों दरारें इस समय भारतीय बैंकिंग में एक साथ खुली हैं। आइए एक एक दरार के भीतर उतरते हैं। अब दूसरा सवाल, बैंकों में डिपॉजिट घट रहे हैं, जमा घट रही है और कर्ज बढ़ रहा है, ये कैसे चलेगा। पहले आंकड़ा देख लीजिए। बैंकों में डिपॉजिट की बढ़त सालाना 9% है, और कर्ज की मांग लगभग 14 से 15% की दर से बढ़ रही है। और ये अंतर 2013 के बाद सबसे बड़ा है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 80% को छू रहा है, और यही आरबीआई की रेड लाइन है या लाल फ्लैग है। समझिए कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है। बैंक के पास जो 100 रुपया जमा है, उसमें से वो कितना उधार दे रहा है, ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। पहले ये 68 से 72 रुपए तक होता था, यानी 28 से 32 रुपया सुरक्षित रहता था बैंक के पास। अब बैंक 80 रुपए उधार में दे रहे हैं, केवल 20 रुपया बचता है। बैंकों ने डिपॉजिट की इतनी तंगी कभी नहीं देखी। या पड़ोसी देशों से तुलना करते हैं, चीन में जमा 11% है और कर्ज 13%, अंतर केवल 2% का। इंडोनेशिया में यही औसत 8 और 10 का है, अंतर 2% का। ब्राजील में डिपॉजिट 12, कर्ज 14, 2%। और भारत में जमा 9% की दर से और कर्ज 15% की दर से बढ़ रहा है, 6% का अंतर है। भारत का यह अंतर इमर्जिंग मार्केट्स में, उभरते बाजारों में सबसे बड़ा है। आप पूछेंगे बैंक कर्ज दे रहे हैं तो फिर पैसा कहां से आ रहा है। यहां से समझिए ध्यान से। आपकी बचत का 30% जब म्यूचुअल फंड में जाता है, और म्यूचुअल फंड के डेट फंड में जो 18 लाख करोड़ रुपए जमा है, इनमें से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए हर बार वापस बैंक के सीडी में चले जाते हैं, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में जाते हैं, जिन्हें म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। सीडी का मतलब है बैंक का एक ऐसा कागज है जो कहता है मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें ऊंचा ब्याज दूंगा। तो मतलब क्या हुआ, आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया,
म्यूचुअल फंड ने वही पैसा बैंक को सीडी के जरिए उधार में दे दिया। बैंक ने बाद में वही पैसा जो सीडी के जरिए उधार में लिया था आपको ही या किसी कंपनी को कर्ज में दे दिया। बीच में हर पड़ाव पर एक फीस कट गई, म्यूचुअल फंड का खर्च, बैंक का मार्जिन। पहले केवल एक सीढ़ी थी, आप और बैंक। अब तीन अलग अलग सीढ़ियां हैं, पहले आप, फिर म्यूचुअल फंड और फिर बैंक। और जब इतनी परतों से घूमकर पैसा बैंकों के पास पहुंचता है तो हर परत अपनी लागत निकालती है, इसलिए पैसा महंगा होता जाता है। पहले बैंक में रखा पैसा सीधे आपका था, अब बैंक का पैसा म्यूचुअल फंड का है और म्यूचुअल फंड में रखा पैसा आपका है। ये चक्र जरा नाजुक है, इसे समझिए। अगर एसआईपी की रफ्तार कभी धीमी हुई, जैसा 2020 में कोविड के बाद कुछ महीने के लिए हुआ था, बाजार गिरा, लोगों ने एसआईपी रोक दी, अगर ऐसा हुआ तो बैंक की फंडिंग एक झटके में रुक जाएगी। अब सोचिए कि बैंक एक ऐसे पैसे पर टिका है जिस पर सीधा उसका नियंत्रण नहीं है, और म्यूचुअल फंड का निवेश शेयर बाजार के मूड पर टिका है। बाजार गिरा, एसआईपी रुकी तो बैंक की फंडिंग भी रुक जाएगी। यह पहले कभी नहीं हुआ था। और बैंक जो सीडी पर कर्ज ले रहे हैं उसकी कीमत भी जान लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीडी की दरें, यानी बैंक जो म्यूचुअल फंड से या बाकी लोगों से कर्ज लेते हैं उस पर ब्याज दरें 8.5% है। 2 साल पहले यह दर 5.4% थी। बैंकों के लिए पैसा जुटाना 3% से ज्यादा महंगा हो गया है, इसलिए बैंकों का मुनाफा यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन दब रहा है, उस पर दबाव है। निम का मतलब यह होता है कि बैंक जिस दर पर पैसा जुटाता है और जिस दर पर उधार देता है उसके बीच का अंतर निम कहा जाता है, और यही निम बैंक की असली कमाई है। ये टेबल देखिए कि कैसे बड़े बैंकों की निम निचुड़ गई है। लगभग हर बैंक की निम 30 से 40 बेसिस पॉइंट गिरी है। आप कहेंगे 0.3% तो बहुत कम है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, एसबीआई का कुल कर्ज लगभग 40 लाख करोड़ रुपए है। 30 बेसिस पॉइंट की गिरावट का मतलब है 12,000 करोड़ की सालाना कमाई का नुकसान। यह भारत में किसी मझोली कंपनी के पूरे साल के कारोबार के बराबर है, और यह हर बड़े बैंक के साथ हो रहा है। अब एक और परत समझिए, जब जमा महंगी होगी तो बैंक क्या करेंगे? या तो वे अपना मुनाफा घटाएंगे जो शेयरधारकों को पसंद नहीं है, या फिर वो कर्ज महंगा करेंगे जो सरकार को पसंद नहीं है, कर्जदार को पसंद नहीं है। तो दोनों में से किसी न किसी को तो चोट लगेगी, और यही वजह है कि बैंकों की कमाई के आकलन लगातार घट रहे हैं। 2027 में बड़े बैंकों की इनकम ग्रोथ 12 से 14% रहने का अनुमान है। 2 साल पहले 18 से 20% थी। और जब तक ये दबाव रहेगा, निम पर दबाव रहेगा, जमा की रफ्तार वापस नहीं आएगी, बैंक अब दबाव में रहेंगे, क्योंकि बचतकर्ता तो वो गलियां छोड़ आए हैं जहां वो बैंकों में पैसा रखते थे। और ये बैंकों की अस्थायी मुश्किल नहीं है, ये नई सच्चाई है जिसके साथ भारतीय बैंकों को जीना सीखना होगा, और वो सीख रहे हैं। इसके बाद अब हम खोलते हैं अगली दरार। आपके दिमाग में सवाल होगा कि अगर बैंकों के पास पूंजी ही नहीं होगी तो वो सुरक्षित कैसे रहेंगे? बैंकों की पूंजी सुरक्षा के लिए बेसिल नियम लागू होते हैं। अभी बैंकों पर बेसिल 3 के नियम लागू हैं, और इसके बाद अब बेसिल 4 के नियम आने वाले हैं। बेसिल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने मिलकर तय किया था कि बैंकों को अपनी सुरक्षा के लिए कितनी पूंजी रखनी चाहिए। आसान भाषा में कहें तो बैंक जितना कर्ज देता है उसका एक हिस्सा अपनी पूंजी से बचाकर उसे रखना पड़ता है, ताकि अगर कर्ज डूब जाए तो वह सुरक्षित रह सके। ये कवच है, और ये कवच जितना मोटा होगा बैंक उतना मजबूत होगा। अभी ये सुरक्षित पूंजी का जो रेशियो है, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR कहा जाता है, जिस पैमाने से इसे नापा जाता है, वो कुल कर्ज का करीब 11.5% होना चाहिए। ये टेबल देखिए, और जहां पर बैंकों के मौजूदा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, CAR को दिखाया गया है। आपको ये आंकड़े अच्छे दिख रहे होंगे, मगर ठहरिए। जनवरी 2028 से पूरी दुनिया में बैंकों के लिए बेसिल 4 के नियम आएंगे, यानी सुरक्षित पूंजी का नया और बड़ा सख्त नियम होगा। और इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि बैंकों को अपने कर्ज पर ज्यादा जोखिम पूंजी रखनी होगी, खासतौर पर बड़ी कंपनियों को दिए गए कर्ज पर। अभी बैंक अपने हिसाब से जोखिम कम आंकते थे। बेसिल 4 का नियम ये कहता है कि एक न्यूनतम जोखिम तो मानना ही होगा, और इससे हर बड़े बैंक की सुरक्षित पूंजी की जरूरत करीब करीब 1% तक बढ़ जाएगी। यानी जो भी 11.5% का अनुपात है ना, बैंकों के कर्ज के अनुपात में 11.5% पूंजी सुरक्षित होनी चाहिए, वो 12 से 13% हो जाएगी। यानी कुल कर्ज की 12% पूंजी रिजर्व में होनी चाहिए, हर 100 रुपए के बदले 12 रुपए। आपको ये छोटा लगता है आंकड़ा, मगर जरा इन आंकड़ों में देखिए कि कितना बड़ा है। बेसिल के लिए, बेसिल 4 के लिए कितनी नई पूंजी चाहिए। भारतीय बैंकिंग के लिए नई पूंजी की जरूरत है 6 लाख करोड़ रुपए। यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए, LIC ने पूरे साल में स्टॉक्स में जितना निवेश किया है उसके बराबर है यह आंकड़ा।
यानी अगर एलआईसी अपना पूरे साल का पैसा सिर्फ बैंकों में लगा दे तब जाकर ये जरूरत पूरी होगी। अब सोचिए पैसा कहां से आएगा? क्यूआईपी से, यानी जो बैंक अपना निवेश कर बाजार में शेयर जारी करते हैं, उससे बैंक 2 लाख करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। क्यूआईपी का मतलब है बैंक बड़े निवेशकों को नए शेयर बेचकर पैसा उठाता है। बैंक राइट्स इश्यू जारी कर सकते हैं, 80,000 करोड़ रुपए मौजूदा शेयरधारकों से जुटा सकते हैं। टियर 2 बॉन्ड जारी कर सकते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए उससे आ जाएंगे। सरकार बैंकों में 1 लाख करोड़ डाल सकती है, हालांकि सरकार ने बैंकों को पैसा देना बंद कर दिया है क्योंकि सरकार के पास खुद ही पैसा नहीं है, राजकोषीय घाटा पहले से बड़ा है। 3 साल की कमाई से बैंक कुल करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए की पूंजी बना लेंगे। तो सब जोड़ें तो लगभग 6 से 6.5 लाख करोड़ बस बमुश्किल पूरा होता है। और यहां एक बड़ा पेंच है। यह पूरा हिसाब ये मानकर चलता है कि एलआईसी, बीमा कंपनियां और विदेशी निवेशक बैंकों के शेयर खरीदते रहेंगे, लेकिन इनमें से एक भी स्रोत अगर लड़खड़ा गया तो फिर कमी दिखेगी। और तब क्या होगा? बैंकों को ज्यादा शेयर बेचकर पूंजी जुटानी पड़ेगी, जिससे मौजूदा शेयर धारकों का हिस्सा और घट जाएगा। यही इक्विटी का स्टेक का डाइल्यूशन है, क्योंकि इसमें आपके शेयर की कीमत घट जाती है, बैंक के कुल शेयर बढ़ जाते हैं। मुनाफा उतना ही है, लेकिन ज्यादा लोगों के बीच बांटा जाएगा। और यही वो असली वजह है जिसे बाजार अभी बैंकों के स्टॉक प्राइस में नहीं जोड़ रहा है। बाजार को दिख रहा है कि बैंकों की बुनियाद में गड्ढा है, लेकिन वो गड्ढा अभी ऊपर से ढका हुआ है। वो गड्ढा, वो गर्त 2028 में दिखेगा जब बेसिल के नए नियम आएंगे। एक और बात समझिए, पूंजी की ये मांग, बैंकों के लिए पूंजी की मांग सबसे बुरे समय में आ रही है। इस वक्त जब डिपॉजिट महंगे हैं, मुनाफा दब रहा है और सरकार के पास भी पैसे कम है। यही बेसिल 4 अगर 10 साल पहले आता, जब बैंक फल फूल रहे थे, डिपॉजिट सस्ते थे, तो ये डिमांड आसानी से संभल जाती। अब ये मांग ऐसे समय पर आ रही है जब बैंक 3 दबावों में पहले से ही है। जमा का दबाव है, मुनाफे का दबाव है और पूंजी नहीं है। तीनों एक साथ हैं और यही वजह है कि अगले 3 साल भारतीय बैंकों के लिए सबसे कठिन होने वाले हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बैंक शेयरों में तेजी का जश्न मत बनाइए, समझदारी से स्टॉक्स चुनिए। अब चौथा सवाल, जब बैंक कम सरकारी बॉन्ड खरीदेंगे तो सरकार को पैसा कौन देगा? यह महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। यह सबसे जरूरी बात है जो आपको नहीं बताई जाती। सरकारी बैंकर और सरकार के अर्थशास्त्री इस सच को हमेशा छिपा लेते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। 2027 में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 23 लाख करोड़ रुपए का उधार लेंगी। 10 साल में उधार 3 गुना हो गया है। तमाम कल्याण योजनाएं, सब्सिडी, रक्षा, कैपेक्स सब बढ़ रहा है। सरकारें पैसा कैसे उठाती है? बॉन्ड बेचकर। यानी एक कागज जो कहता है कि आप सरकार को पैसा दो, मैं इसे ब्याज के साथ लौटाऊंगा। अब तक सरकारी बॉन्ड का सबसे बड़ा खरीदार कौन था? बैंक। बैंकों के अंदर एक नियम है जिसको एसएलआर कहते हैं। एसएलआर नियम के तहत बैंक को अपनी जमा का एक हिस्सा सरकारी बॉन्ड में लगाना पड़ता है। इसलिए बैंक कुल सरकारी बॉन्ड रिलीज का 55 से 62% हिस्सा खरीदते हैं। बीमा कंपनियां करीब 18 से 22% हिस्सा खरीदती हैं। पीएफ यानी भविष्य निधि और पेंशन फंड्स 8 से 10% हिस्सा लेते हैं। विदेशी निवेशक लगभग 5 से 8% निवेश करते हैं और ये लोग सरकार को कर्ज देते हैं। इस टेबल में देखिए कि सरकार को कौन कौन कर्ज देता है। अब समस्या यह है कि जब बैंकों में डिपॉजिट्स की रफ्तार धीमी है तो बैंक के पास सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए कम पैसा है। अगर बैंक का हिस्सा 55% से गिरकर 45% पर आ जाए, जो हो रहा है, जो घट रहा है, तो ये 2.3 लाख करोड़ की खाई बनेगी। यानी 2.3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास कम पहुंचेंगे। ये खाई कौन भरेगा? बीमा कंपनियां साल में अतिरिक्त 80,000 करोड़ के बॉन्ड खरीद सकती हैं। यानी इस पूरी खाई का 35% हिस्सा बीमा कंपनियां पूरा कर सकती हैं। विदेशी निवेशक 2024 में जेपीएम इंडेक्स में शामिल होने के बाद $28 बिलियन आए। 2026 में तो और भी कम आए, जबकि सरकार ने विदेशी निवेशकों को बॉन्ड में निवेश के लिए और ज़्यादा बड़ी रियायतें दी। चूंकि रुपया गिर रहा है, अमेरिका की ब्याज दर 6.5% है। विदेशी अब ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। उनको लगता है कि भारत के बॉन्ड में 6.5% तो मिलेगा, लेकिन अगर 4% रुपया गिर जाता है तो मेरा असली रिटर्न 2.5% रह जाता है और वो अमेरिका से कम है। और जब अमेरिका के बॉन्ड की यील्ड अच्छी है तो भारत में क्यों आएगा? अब यहाँ आरबीआई खुद बॉन्ड खरीद सकता है ओएमओ के जरिए, मगर ये छुपी हुई नोट छपाई है। आरबीआई नोट छापेगा, ये महंगाई बढ़ाती है। इसलिए साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का ओएमओ आरबीआई नहीं कर सकता, नहीं तो महंगाई बढ़ेगी। एक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। यहाँ आम जनता सीधे सरकारी बॉन्ड खरीद सकती है, लेकिन 4 साल में केवल 35,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इस तरह से बिके हैं। ये भी बड़ा सहारा नहीं है। सब जोड़ें तो करीब 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए की कमी सरकार को मिलने वाले कर्ज में रह जाएगी। और ये कमी जो दिख रही है, इस वजह से सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर बढ़ रही है।
सरकार का रुपया और गिर रहा है, सरकार का खर्च बढ़ेगा और कंपनियों को मिलने वाला कर्ज महंगा हो जाएगा। इसे क्राउडिंग आउट कहते हैं। सरकार इतना उधार ले लेती है कि कंपनी के लिए पैसा कम बचता है। ध्यान से देखिए, आज भारत सरकार के 10 साल के बॉन्ड की ब्याज दर करीब 6.55% से 6.57% है। बीच बीच में यह 7% की दहली छू आती है। अगर बैंक का हिस्सा 10% से भी घटा, यानी सरकार के कर्ज में बैंकों का हिस्सा 10% कम हुआ, तो यह ब्याज दर 30 से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगी, यानी 7% के पार पहुंच जाएगी। यह सिर्फ अंकगणित नहीं है, यह भारत में राजकोषीय संकट का बीज है। सोचिए इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा। याद कीजिए कि बीते एक साल में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट, यानी जो मुख्य इंडिकेटिव ब्याज दर है, उसे 125 बेसिस पॉइंट कम किया, 1.25%। रेपो रेट 5.25% के आसपास है। लेकिन सरकार के 10 साल के बॉन्ड पर ब्याज दर 6.5% से ऊपर है, 6.8% के आसपास है। ऐसा कभी नहीं देखा गया। सरकार को मिलने वाला कर्ज अभी भी उस कर्ज की दर से ज्यादा है जो दर आरबीआई तय कर रहा है। ध्यान दीजिए कि आरबीआई के रेपो रेट का कोई मतलब नहीं है। सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर से ही आपके होम लोन की दर तय होती है, क्योंकि हर कर्ज की कीमत सरकारी बॉन्ड के ब्याज से जुड़ी होती है। ये बॉन्ड ही, 10 साल का बॉन्ड ही बाजार का बेंचमार्क है, यानी बुनियादी दर है जिस पर बाकी सब टिका हुआ है। तो जब सरकार को पैसा महंगा मिलेगा तो आपको भी कर्ज महंगा मिलेगा। इसलिए केवल सरकार की समस्या नहीं है, ये हर कर्जदार की जेब का सवाल है। 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंक को सरकार का बैंकर बनाया था। 57 साल बाद वही बैंकर, सरकार का वही बैंकर, खुद अपने लिए पूंजी ढूंढ रहा है। एक ऐतिहासिक बात बताता हूं आपको। अर्थशास्त्र में एक शब्द है फिनेंशियल रिप्रेशन, हिंदी में बोलें तो वित्तीय दमन। इसका मतलब है कि सरकार बैंकों को इस बात के लिए मजबूर करती है कि वो कम ब्याज पर सरकार को कर्ज दें। भारत में ये सब कुछ, यह खेल 1969 से चल रहा था। एसएलआर के जरिए बैंकों को सरकारी बॉन्ड खरीदने ही पड़ते थे। आपकी बचत पर आपको कम ब्याज मिलता था, क्योंकि आपकी बचत सरकार के काम आ रही थी, आपको ये पता नहीं था। ये किस्म का छुपा हुआ टैक्स था जो आप दे रहे थे। ये व्यवस्था अब टूट रही है। बचतकर्ता को ये खेल समझ में आया, वो म्यूचुअल फंड में जाने लगा जहां फाइनेंशियल रिप्रेशन नहीं है। इसलिए सरकार को मिलने वाले सस्ते कर्ज का जरिया सूख रहा है। ये अच्छी बात है कि बचतकर्ता को बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं वित्तीय बाजार से, लेकिन सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है कि उसे अब महंगी दर पर पैसा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि 57 साल का छुपा टैक्स, जो जबरन कम ब्याज दर रखने का दबाव था बैंकों पर, वो अब खत्म हो रहा है। तो इसका बिल किसी न किसी को चुकाना होगा। तो पांचवा सवाल कि बैंक शेयरों में जो तेजी है उसका असली राज क्या है। तो हम उसी सवाल पर लौटते हैं जिससे शुरू हुए थे। सरकारी बैंक ऊपर है, प्राइवेट बैंक पीछे हैं, ऐसा क्यों है? पहले आंकड़ा देख लीजिए, 5 साल के स्टॉक्स के रिटर्न का आंकड़ा। शेयर बाजार में लोग इसे सरकारी बैंकों की, पब्लिक सेक्टर बैंकों की तेजी कहते हैं, लेकिन ये व्याख्या थोड़ी असमंजसपूर्ण है। दरअसल ये एक किस्म का एसेट रोटेशन है बचतकर्ता की मानसिकता के साथ, क्योंकि सरकारी बैंकों की असली ताकत लोग समझ रहे हैं। सरकारी बैंकों की असली ताकत क्या है? कासा रेशियो, यानी बचत और चालू खाते में पड़ा हुआ पैसा। कासा का मतलब है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। इन खातों पर बैंकों को बहुत कम ब्याज देना पड़ता है, 3 से 4%, जबकि एफडी पर 7.5%, 8% ब्याज देना पड़ता है। तो जिस बैंक के पास जितना ज्यादा कासा होता है उसका पैसा उतना सस्ता होता है। एसबीआई का कासा है 44%, पीएनबी का 42%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 41%। प्राइवेट बैंकों का कासा बमुश्किल 34 से 35% के आसपास है। कासा का मतलब है कि सिर्फ सस्ता पैसा ही नहीं है बैंकों के पास। कासा का एक और मतलब है कि भरोसा है। बचतकर्ता अपना पैसा बैंक के बचत खाते में यूं ही छोड़ देता है और ऊंचे ब्याज की अपेक्षा भी नहीं करता। यह बैंकों पर गहरा भरोसा है। हालांकि आप इसे वित्तीय जानकारी की कमी भी मान सकते हैं कि बचतकर्ताओं को पता ही नहीं है कि उनके बचत खाते पर उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। सरकारी बैंकों पर सरकार का नियंत्रण है। लोग सोचते हैं एसबीआई कभी डूबेगा नहीं, सरकार बचा लेगी, तो जो पैसा है वो सुरक्षित है। एसबीआई की 22,000 से ज्यादा शाखाएं हैं, एचडीएफसी की केवल 8,000 शाखाएं हैं। गांव में, कस्बों में सरकारी बैंकों की गहरी पैठ है और एक कासा वहीं से बनता है। अब जो हो रहा है उसे समझिए। 2020 के बाद जो बचतकर्ता म्यूचुअल फंड में गया वो युवा है, वो शहरी है, वो टेक्नोलॉजी समझता है, वो ऐप के ऊपर निवेश को मैनेज कर सकता है। जो बचतकर्ता बैंकों में रुका रहा या आप कहें फंसा रहा, वो बुजुर्ग है, सुरक्षा चाहता है, सरकारी बैंकों को पसंद करता है। इसलिए सरकारी बैंकों की जमा बढ़त निजी बैंकों से बेहतर हो रही है, क्योंकि उनका ग्राहक म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं भागा। प्राइवेट बैंकों का ग्राहक युवा था, शहर में था, वो एसआईपी में चला गया। अब यहां एक गहरी विडंबना है। 20 साल तक प्राइवेट बैंक की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उसके पास युवा, शहरी और अमीर ग्राहक थे।
वही जो ज़्यादा कारोबार देते थे, ज़्यादा मुनाफा देते थे, वही ग्राहक अब प्राइवेट बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी बन गए, क्योंकि उसी ने सबसे पहले बैंकों में डिपॉजिट छोड़े और एसआईपी में निवेश करना शुरू कर दिया, एफडी कराना बंद कर दिया। सरकारी बैंक का ग्राहक जो कभी कमजोरी माना जाता था, बुजुर्ग, ग्रामीण, कम पढ़ा लिखा, रिस्क एवर्स, जोखिम नहीं लेने वाला, वही आज सरकारी बैंकों की ताकत बन गया है, क्योंकि वो अपनी एफडी नहीं छोड़ रहा है। बाजार ने 20 साल की सोच पलट दी। जो निजी बैंक कल तक प्रीमियम थे आज डिस्काउंट पर हैं, और जो सरकारी बैंक कल डिस्काउंट पर थे वो आज प्रीमियम पर आ गए। और यही है वो सेफ्टी रिप्राइसिंग, यानी भरोसे की कीमत का नया हिसाब किताब, जो भारत के शेयर बाजार के भीतर दिख रहा है और लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। एक और बात ध्यान दीजिए, बेसल 4 में जिन बैंकों को कम पूंजी जुटानी होगी वो बेहतर हैं। सरकारी बैंकों के मामले में लोगों को यह भरोसा है कि सरकार इनमें कभी भी पैसा डाल सकती है। प्राइवेट बैंकों को बाजार से क्यूआईपी ही करनी होगी, यानी अपने शेयर डाइल्यूट करने होंगे, जिससे शेयरधारकों का हिस्सा घटेगा। इसलिए एचडीएफसी बैंक का स्टॉक संघर्ष कर रहा है। 2023 में मर्जर हुआ, 22,000 करोड़ रुपए की क्यूआईपी की घोषणा हुई, और इसके बाद भी स्टॉक्स में दम नहीं है। अब यहां बैंकिंग उद्योग की सबसे कमजोर कड़ी जान लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है, हो सकता है आप बैंक में नौकरी कर रहे हो, या आपने बैंक के स्टॉक्स खरीद रखे हो, या बचत कर रखी हो। सबसे कमजोर कड़ी है मझले स्तर के प्राइवेट बैंक्स, फेडरल, इंडसइंड, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट, सिटी यूनियन, बंधन। इनका सबका कासा 28 से 32% के आसपास है। डिपॉजिट ग्रोथ रेट 5 से 7% है, यानी बैंकिंग उद्योग के औसत से भी नीचे है। इनमें ज्यादातर की निर्भरता किसी एक ज्योग्राफिकल इलाके पर है। फेडरल बैंक केरल में, कर्नाटका बैंक कर्नाटक में, इंडसइंड का हमने एक संकट अभी हाल में देखा ही, माइक्रो फाइनेंस में पैसा फंसा हुआ है। इंडसइंड का शेयर 40% गिरा था। एक और बात याद दिलाता हूं पीछे से, 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डूबा था भारत में, रातों रातों से ओरिएंटल बैंक में मिला दिया गया, शेयर धारकों का सफाया हो गया। 2020 में यस बैंक लगभग डूबने के कगार पर पहुंच गया था, एसबीआई को बचाना पड़ा, स्टॉक की कीमत 80 रुपए से टूटकर 2 रुपए पर आ गई। 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक डूबा, सिंगापुर के डीबीएस बैंक में मिला दिया गया, शेयर धारकों को कुछ नहीं मिला। ध्यान दीजिए, इन सारे उदाहरणों में एक ही चरित्र है, एक ही कैरेक्टर है, मझले बैंक, यानी मझोले आकार के बैंक। कमजोर डिपॉजिट हैं, बार बार संकट है, बाद में बचाने के लिए विलय करना पड़ता है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है स्टॉक होल्डर्स का, शेयरधारकों का। अब आने वाले दिनों में यह कहानी बार बार दोहराई जाएगी, पैमाना बड़ा हो सकता है। अगले 5 साल में 3 से 4 मझोले बैंकों का विलय तय है। फेडरल बैंक किसी बड़े बैंक में जाता दिखेगा, यस बैंक में किसी सरकारी बैंक की हिस्सेदारी होगी, आईडीएफसी फर्स्ट का आईसीआईसीआई जैसे किसी बड़े बैंक में विलय हो सकता है। तो बैंक शेयरों की तेजी क्या कह रही है इस वक्त? ये वैल्यू बाइंग नहीं है, ये सेफ्टी की रीप्राइसिंग है। बचतकर्ता की सुरक्षा पर सरकारी बैंकों को प्रीमियम मिल रहा है। प्राइवेट बैंकों की कुशलता का, उनकी तकनीक का, उनकी ब्रांडिंग का प्रीमियम अब घट गया है। मझले बैंक कगार पर हैं, अब गए कि तब। मगर 4 बड़े प्राइवेट बैंक और ऊपर के 4 सरकारी बैंक इस उथल पुथल से मजबूत होकर निकलेंगे, और यही उस पहेली का जवाब है जिससे हम शुरू हुए थे। अब छठा सवाल, आरबीआई और सरकार दोनों किस उलझन में फंसे हैं, आखिर वे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आरबीआई के पास 3 ऐसे लक्ष्य दिए गए हैं जो एक साथ पूरे नहीं हो सकते। पहला लक्ष्य रुपए को बचाना, फॉरवर्ड बुक पर $100 बिलियन की लायबिलिटी खड़ी है, रुपया 96 बार बार छूकर लौट रहा है, आरबीआई को लगातार बाजार में डॉलर झोंकने पड़ रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है। दूसरा टारगेट आरबीआई के पास है कर्ज की रफ्तार को बढ़ाए रखना। 6.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट तो कम से कम होनी ही चाहिए भारत में, इसके लिए कर्ज को 14 से 15% की दर से बढ़ना जरूरी है। तीसरा यह कि बैंकों की जमा की रफ्तार वापस लाना, क्योंकि बैंकों की सेहत के लिए जरूरी है। अगर उनके पास जमा नहीं होगी, पूंजी नहीं होगी, तो आगे वो कर्ज क्या देंगे। अब देखिए तीनों कैसे टकराते हैं। अगर रुपया बचाना है तो ब्याज दर ऊंची रखनी होगी अमेरिका के मुकाबले, ऊंची दर से ही विदेशी पैसा रुकेगा और रुपया संभलेगा। मगर ऊंची दर से कर्ज महंगा होगा, विकास धीमा होगा। अगर ब्याज दर घटाई तो विकास बढ़ेगा, मगर रुपया और गिरेगा। कर्ज सस्ते होंगे, लेकिन उसका नुकसान रुपए को झेलना पड़ेगा। डिपॉजिट्स और भी सुस्त हो जाएंगे, क्योंकि एफडी पर ब्याज कम मिलेगा, तो लोग और तेजी से निकलकर म्यूचुअल फंड की तरफ भागेंगे। और अगर जमा को, डिपॉजिट्स को लुभाने के लिए, बुलाने के लिए ब्याज दर ऊंची रखी, तो कंपनियों का कर्ज महंगा होगा, निवेश ठप हो जाएगा। तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अर्थशास्त्र में हम इसे ट्रिलेमा कहते हैं। 3 चीजें चाहिए, मगर सिर्फ 2 मिल सकती हैं एक साथ। हर फैसले पर एक कीमत चुकानी है। सरकार अलग उलझन में है, राजकोषीय घाटा 4.5% पर रखना है, इसके मतलब उधार को सस्ता रखना जरूरी है, खर्च को कम करना जरूरी है। दूसरी तरफ 7% विकास दर बनाए रखने के लिए बैंकों को पूंजी चाहिए।
ताकि वो कर्ज बांट सकें, सरकार भी खर्च करे, ये भी ज़रूरी है। तो अगर घाटे पर सख्ती की, सरकारी खर्च घटा, तो बैंकों को और कम कारोबार मिलेगा, विकास सुस्त होगा, और अगर विकास चुना तो ज़्यादा उधार, बॉन्ड पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा और बैंकों को नुकसान होगा। नुकसान क्यों बैंकों को? क्योंकि बैंकों के पास जो पहले से बॉन्ड हैं, ब्याज बढ़ने के बाद उनकी कीमत गिर जाती है और इसी को मार्क टू मार्केट लॉसेस कहते हैं। तो अब दोनों की मिली जुली उलझन, आरबीआई की, बैंकों की और सरकार की मिली हुई उलझन है और कोई रास्ता साफ नहीं है। तो आप पूछेंगे अगले 12 से 18 महीनों में क्या हो सकता है? अगले से 12-18 महीनों में यह हो सकता है कि बैंकों की एसएलआर को 18% से घटाकर 15% पर लाया जाए, ताकि बैंकों को बॉन्ड खरीदने से थोड़ी राहत मिले और ज्यादा पैसा वो उधार के लिए दे सके, क्योंकि बचत तो बढ़ नहीं रही है। दूसरा ये कि सरकार और आरबीआई मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर के नियमों को फिर से तय करे, यानी उन क्षेत्रों को, उन उद्योगों को जिन्हें वरीयता के आधार पर कर्ज देना होता है, उनकी रीपोजिशनिंग की जाए। सीआरआर में बैंकों के लिए 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाए, यानी बैंक को आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़े। एफसीएनआर का प्रीमियम धीरे धीरे कम किया जाए, इस पर हम विस्तार से अर्थ में आपसे बातचीत कर चुके हैं। एफसीएनआर कितनी बड़ी चुनौती बन रहा है रुपए को बचाने के लिए, हमने पूरे अर्थ में इस पर बात की, उसे आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन एफसीएनआर पर प्रीमियम कम करना होगा। लेकिन ये सारी जो चीजें आरबीआई या सरकार कर सकती है, उसे करनी होगी। इस पर हर कदम एक कीमत मांगेगा, मगर अब कोई रास्ता भी नहीं है। और एक बात और, ये सब अमेरिका के फेड पर टिका है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व अगर 2026 की दूसरी छमाही में अक्टूबर-नवंबर तक ब्याज घटाता है तो भारत को सांस लेने की राहत मिलेगी। भारत भी ब्याज घटा सकेगा, रुपया नहीं गिरेगा। लेकिन अगर ब्याज दर कम नहीं होती अमेरिका में, बल्कि बढ़ जाती है, तो भारत की उलझन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो भारत की किस्मत का एक हिस्सा वाशिंगटन में तय होता है, ये कड़वा सच है। और एक और बात जिस पर बेहद कम बात होती है, वो है डिजिटल रूपी। आरबीआई की अपनी डिजिटल करेंसी इस उलझन में एक बड़ा नया मोहरा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लोग अगर अपना पैसा बैंक से निकालकर डिजिटल रूपी में रखने लगे तो बैंकों की जमा और डिपॉजिट्स और घट जाएंगे। यानी जो समस्या सुलझानी है डिजिटल रूपी, उसे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो अब 7वां सवाल, अगले 5-10 साल में क्या होगा? 3 रास्ते संभव हैं। पहला रास्ता ये कि एक व्यवस्थित बदलाव दिखे बैंकों में। इसकी संभावना लगभग 55% है हमारी गणना के हिसाब से। अगले 5 साल में 50 बैंक घटकर 30 से 32 पर आ जाएंगे, यानी बैंकों की संख्या जो 50 है वो घटकर 30-35 रह जाएगी। मझले बैंकों का विलय होगा, जिसमें फेडरल, आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीआई जैसे बैंक कई बड़े बैंकों में समा जाएंगे। 2-3 स्मॉल फाइनेंस बैंक को पूरा लाइसेंस मिलेगा। एक सरकारी बैंक का एसबीआई या बीओबी में विलय हो सकता है। बड़े 4 प्राइवेट और ऊपर के 4 सरकारी बैंक मिलकर बाजार का 75% हिस्सा कब्जा कर लेंगे। बेसिल 4 की पूंजी जुटेगी, मगर काफी दर्द सहना पड़ेगा। मुनाफों की स्थिति क्या होगी? बैंकों का मुनाफा 2027 से 2029 तक कमजोर रहेगा। फिर उसके बाद आरओई 14 से 12% तक आ जाएगा। इसके बाद इसमें सुधार दिखाई देगा। बैंक निफ्टी सालाना करीब 9 से 10%, कभी कभी 11% की दर से बढ़ेगा। ये पहली संभावना है। दूसरी संभावना है बेहद तेजी से सुधार हो बैंकों में। इसकी संभावना केवल 25% है, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से सुधार होते नहीं। संभावना इसमें यह है कि रुपया 90 से 93 पर स्थिर हो जाए, फेडरल रिजर्व ब्याज दर घटा दे, भारत को जगह मिल जाए, गिफ्ट सिटी दौड़ पड़े, विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डीबीएस, जेपी मोर्गन भारत में आ जाएं, नई पूंजी लेकर आएं, बैंक निफ्टी सालाना 16 से 18% की दर से दौड़े। लेकिन एक ख्वाब है और अच्छा ख्वाब है, यहाँ फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। तीसरा रास्ता है कि संकट से बदलाव हो, जिसकी संभावना 20% तक है। कोई वैश्विक झटका, ईरान और इजराइल का युद्ध और ज्यादा पूरे अरब में फैल जाए, खतरा है। ताइवान का संकट आ जाए, अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का खतरा हो, रुपया 100 के पार पहुंच जाए, जेन्युइन खतरा है, हो सकता है। या किसी मझले बैंक में, भारत के किसी मझले बैंक में सिलिकॉन वैली बैंक जैसा संकट आ जाए। याद कीजिए कि 2023 में अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक 48 घंटों में डूब गया था। डिजिटल युग में बैंकरण बहुत तेजी से होता है। ऐसी स्थिति में बैंक निफ्टी 30 से 40% टूटेगा। सरकार और आरबीआई मिलकर बैंक को बचाने की कोशिश करेंगी। 2-3 बैंकों का जबरदस्ती विलय होगा, डिपॉजिटर्स बचेंगे, शेयरधारकों का सफाया हो जाएगा। रिकवरी में 2 से 3 साल लगेंगे। मोटे तौर पर जो बैंकों की स्थिति है उसमें पहला और दूसरा रास्ता मिलाकर कुछ होने की संभावना 80% है। तो आप अपना पैसा इन्हीं 2 रास्तों को देखकर लगाइए, मगर तीसरे का बचाव भी रखिए। एक बात साफ समझना जरूरी है, इन तीनों रास्तों में एक बात समान है, बैंकों की संख्या में कमी, बैंकों का विलय। 50 बैंक भारत में नहीं टिकेंगे, वे 30 पर आ जाएंगे, चाहे ये धीरे धीरे हो या तेजी से हो। ये कंसोलिडेशन रुकने वाला नहीं है।
अमेरिका में 1980 में 14,000 बैंक थे, आज सिर्फ 4,000 हैं। 50 साल में 2/3 बैंक गायब हो गए, विलय से, संकट से खरीद लिए गए। चीन, जापान, यूरोप, हर जगह यही हुआ। बैंकिंग जैसे जैसे जटिल होती जाती है, टेक्नोलॉजी महंगी होती जाती है, नियम सख्त होते जाते हैं, छोटे बैंक टिक नहीं पाते। भारत भी उसी राह पर है, बस ये देर से शुरू हुआ है, लेकिन फैसला जल्दी होगा और तेजी से बदलाव होगा। निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है? अपना पैसा उन बैंकों में लगाइए जो खरीदने वाले हैं, बिकने वाले नहीं। क्या करें निवेशक, जमाकर्ता, कर्जदार और कर्मचारी? आइए समझते हैं एक एक करके, क्योंकि बैंकों के स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं। अगर आप डिपॉजिटर्स हैं, अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं, अगले 12 से 18 महीने तक एफडी की दरें सबसे ऊंची रहेंगी। ये ऊंचाई हमेशा नहीं रहेगी, जैसे आरबीआई ब्याज दर घटाएगा ये 6.5-7% पर आ जाएंगी। इसलिए 3 से 5 साल की एफडी अभी करा लीजिए। इसी ऊंचाई पर अपनी बचत लॉक कर दीजिए। स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिख रहा है। बुजुर्गों को 25 से 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रिटर्न मिलता है। 2 करोड़ से ऊपर की जमा पर 8.5% तक का रिटर्न मिलता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में तो और अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए कि वहाँ बीमा कम है आपकी बचत पर। इसलिए अपनी एफडी को 3-4 बैंकों में बांट कर रखिए ताकि पूरा पैसा सुरक्षित रहे। एक ही बैंक में एफडी मत कराइए। अगर आपके पास 50 लाख रुपए से ज्यादा हैं तो आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट से सीधे सरकारी बॉन्ड खरीदिए, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। 6.5% का रिटर्न है, 6.5% 7% का रिटर्न है, कोई सीमा नहीं है, सरकार की गारंटी है। अब दूसरे स्टेक होल्डर पर आते हैं, बैंक के दूसरे ग्राहक पर, जो कर्ज लेने वाले लोग हैं। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो होम लोन की दर 8 से 9% के आसपास है, अगले 6 महीने नहीं घटेगा। इसलिए HDFC, SBI, LIC में कहीं भी जाइए, मोल भाव कीजिए और कोशिश करिए कि आपको सबसे सस्ता कर्ज मिले। पर्सनल लोन से बचिए, 12 से 15% की रेट है, बहुत महंगा है, महंगाई से 2 गुनी ब्याज दर है। और क्रेडिट कार्ड का बकाया तो तुरंत चुका दीजिए। 40% का सालाना ब्याज कोई नहीं झेल सकता। ये सबसे जहरीला कर्ज है। तीसरा हिस्सा, या जो बैंक के तीसरे स्टेक होल्डर, बैंक से जुड़ा हुआ तीसरा वर्ग। अगर आप बैंक में नौकरी करते हैं, इस कार्यक्रम को कई लोग ऐसे देखते हैं जो बैंकों में नौकरी करते हैं, वो ध्यान से सुने, उनके लिए सबसे कठिन दौर है। अगले 5 साल में उद्योग की 15 से 20% ब्रांचेस बंद होंगी, यानी करीब करीब 30,000 शाखाएं बंद होने का खतरा है। 3 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे, क्योंकि जब हर काम ऑनलाइन और फोन पर हो रहा है तो शाखा की जरूरत घट रही है। छोटे मझले जो पद हैं उनका काम, कैशियर, डेटा एंट्री, ये सब काम एआई और मशीनें कर लेंगी। बैंकों के लिए 12वां वेतन समझौता या वेतन अकॉर्ड 2026-27 में आ रहा है। पिछले बार करीब 17% की बढ़ोतरी हुई थी, इस बार 12-14% के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यूनियनों की ताकत घट गई है, ऑटोमेशन का पलड़ा मैनेजमेंट के पास है। बैंकों में वही बचेगा जो नई स्किल सीखेगा, उसे वेल्थ एडवाइजरी सीखनी चाहिए। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो वेल्थ एडवाइजरी सीखिए, डिजिटल बैंकिंग सीखिए, डेटा एनालिटिक्स सीखिए। बाकी जो नहीं होंगे उनके लिए दूसरी राहें हैं, फिनटेक, वेल्थ कंपनियां, बीमा, या सेबी, IRDAI की परीक्षा पास करिए। जो बैंक में काम कर रहे लोग हैं उनके लिए सलाह है मेरी कि नए कोर्स कीजिए, क्योंकि बैंक की नौकरी अब स्थायी नहीं रहेगी। और आखिर में, अगर आप निवेशक हैं, बैंक के स्टॉक्स में निवेश करते ही होंगे, अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा बैंक के स्टॉक्स में लगा हुआ है। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, और जो वो पूछना चाहते हैं कि बैंक शेयरों में तेजी टिकेगी या नहीं, मेरा जवाब है हाँ, मगर आप सही शेयर चुनिए। लंबे समय के लिए मजबूत बड़े बैंकों में निवेश करें, जो डिजिटल बैंकिंग में आगे हैं, जिनका निम मजबूत है और जिनका प्रबंधन मजबूत है। इसमें सरकारी बैंक भी हैं, निजी बैंक भी हैं। सरकारी बैंकों में SBI जैसे कासा में अव्वल है, सरकार की मदद है, डिजिटल में तेज बदलाव है। और इसके अलावा 1-2 BFSI चुनिए, 1-2 ऐसी फिनांस कंपनियां चुनिए जो कि, जैसे बजाज फिनांस, जिनकी कर्ज की क्वालिटी अच्छी है। HDFC बैंक डामाडोल है, जो कि भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे चहेता स्टॉक था। एक्सिस बैंक स्थिर बढ़त वाला है। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB में ट्रेडिंग के दांव हैं, निवेश के दांव नहीं है। कोटक महिंद्रा में उदय कोटक के जाने के बाद लीडरशिप का खालीपन है, सुस्त बढ़त दिख रही है। इंडसइंड बैंक, येस बैंक में ढांचागत दिक्कतें, स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं। फेडरल बैंक, RBL, IDFC फर्स्ट, ये सब विलय के उम्मीदवार हैं, इनके सौदों का इंतजार कीजिए। शेयरों में क्या देखें? 5 चीजें याद रखिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक के थंब रूल हैं बैंकों में निवेश करने के, इन्हें नोट कर लीजिए। कासा 40% से ऊपर होना चाहिए, उसी बैंक को चुनिए। उसका निम स्थिर हो या बढ़ता हुआ हो। ये देखिए कि उसे बेसिल 4 में पूंजी की जरूरत कितनी है, जितनी कम जरूरत उतना ही मजबूत बैंक।
आरओई 16% से ऊपर हो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 75 से 80 के बीच में हो। और हाँ, ध्यान रखिए, अपने निवेश का 25% बैंक और एनबीएफसी में मिलाकर रखिए। और आखिरी बात निवेशक के लिए, ये पुराना नियम भूल जाइए कि प्राइवेट बैंक हमेशा अच्छा है और सरकारी बैंक हमेशा खराब। नया नियम यह है कि जिसके पास सस्ती डिपॉजिट है, पूंजी की ताकत है और विलय की तैयारी है, वही जीतेगा। आखिरी बात, हम अर्थम के समापन में आ गए हैं। दुनिया के 4 देशों से हमें 4 सबक मिलते हैं और भारतीय बैंकिंग को समझने के लिए दुनिया की 4 कहानियां हमेशा याद रखना जरूरी है। पहली है अमेरिका। 1989 वहां सेविंग्स और लोन का संकट आया। बेलगाम छूट थी बैंकों को, महंगाई और प्रॉपर्टी क्रैश ने मिलकर 1000 से ज्यादा, करीब 1100 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डुबा दिए। सरकार को $124 बिलियन का बेल आउट देना पड़ा बैंकों को और वित्तीय संस्थाओं को। रेजोल्यूशन ट्रस्ट कारपोरेशन बना, खराब कर्ज साफ किए गए। नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग एकजुट हुई, नियम सख्त हुए। भारत का सबक यह है कि बेसल 4 और विलय वही रास्ता है और जिसे अभी अपनाया जा सकता है और अमेरिका जैसे संकट से बचा जा सकता है। दूसरा नमूना या दूसरा उदाहरण जापान का। 1997 से 2005 का दौर याद कीजिए। जापान में बैंकिंग का बबल फूटा। 7 साल बाद संकट चरम पर आ गया। लॉन्ग टर्म क्रेडिट बैंक और निप्पॉन क्रेडिट बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। बड़े बैंकों को जोड़ा गया। सनवा, टोक्यो, यूएफजे, बैंक ऑफ टोक्यो, मित्सुबिशी मिलकर एक बड़ा बैंक मिली जिसे एमयूएफजी कहा जाता है। ये 2005 में हुआ और ये दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा बैंक है। बैंकिंग उद्योग की सफाई में, जापान में बैंकिंग उद्योग की सफाई में 15 साल लगे, करीब 1.5 दशक का समय लगा और इसी को बैंक को जापान की लॉस्ट डिकेड कहते हैं। ध्यान दीजिए, भारत को 15 साल नहीं मिलेंगे, उसे ये सब 5 साल में करना होगा। तीसरा उदाहरण, सबसे महत्वपूर्ण और कम समझा गया उदाहरण, नॉर्डिक देश, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। 1991 से 93 के बीच नॉर्वे में बैंकिंग संकट आया। जीडीपी 10% तक श्रिंक कर गई। सरकारों ने तेजी से कार्रवाई की, खराब बैंक चुनकर अलग किए, तुरंत पूंजी डाली, बैंकों का प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट बदल दिया और 3 साल में ही पूरी बैंकिंग सुधर गई। यह दुनिया का सबसे तेज बैंकिंग सुधार था जिसे इतिहास में रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया जाता है। और इस आग से तपकर बैंक निकले उसमें नॉर्डिया है, उसमें हैंडल बैंकिंसन है और डीएनबी है और ये आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकों में से है। चौथा उदाहरण दक्षिण कोरिया का, साउथ कोरिया का, 1997 का। एशिया में संकट जब आया, करेंसी संकट आया, $98 बिलियन का बेल आउट दिया आईएमएफ ने कोरिया को। कैमको बनी एक ऐसी कंपनी जो खराब कर्ज की सफाई के लिए बनाई गई थी, एक बैड बैंक था। 5 बड़े बैंकों का विलय किया गया, विदेशी निवेशकों को आने दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कोकमिन, शिनहान और वूरी ग्लोबल बैंकिंग के प्लेयर बन गए। आरओई 20% से ऊपर है। तो चारों देशों का एक ही सबक है कि बदलाव अनिवार्य है। जिसने टाला, जैसे जापान ने, वो 7 साल बाद बैंक विस्फोट से बैंक बबल फटने का शिकार हुआ और 15 साल के लिए ठहर गया। जिसने खुद सुधार कर लिए, जैसे नॉर्डिक देश, 3 साल में वो इस संकट से जल्दी उबर गए और मजबूत होकर बाहर निकले। सबसे अहम बात यह कि हर संकट के बाद जो बैंक बचे थे पूरी दुनिया में, वो पहले से बेहद मजबूत होकर आगे आए थे। जापान की एमयूएफजी दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में है। कोरिया की कुकमिन और शिनहान ग्लोबल बैंकिंग प्लेयर हैं। अमेरिका की जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका, जो सेविंग्स एंड लोन का संकट आया था उसके बाद और बड़े हो गए। यानी बैंकिंग उद्योग में संकट विनाश नहीं, सफाई होता है। कमजोर हटते हैं, मजबूत आते हैं और मजबूत होते हैं। भारत में भी यही होगा। जिस निवेशक ने वक्त को आज पहचान लिया, वो अगले 10 साल में बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करके सबसे बड़ी दौलत बनाएगा। मगर ये डर की कहानी नहीं है, इसे आप मौके की कहानी समझिए, बशर्ते आप सही बैंक चुनें, क्योंकि जो बैंक बदलेंगे वो टिकेंगे, जो नहीं बदलेंगे वो इतिहास बनेंगे। निवेशकों को यही अंतर पहचानना है। प्राइवेट बनाम सरकारी बैंक का पुराना नजरिया बिल्कुल बेकार है। नया नजरिया है ट्रस्ट, पूंजी और विलय की तैयारी किस बैंक में है। 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों को सरकार का बैंकर बनाया था। 97 साल बाद उस बैंकर के पास अब पूंजी नहीं है और यही सवाल तय करेगा कि अगले 10 साल में भारत की बैंकिंग कौन बनाएगा। अर्थ में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। और इस हफ्ते के अर्थम को, पिछले हफ्ते के अर्थम को, जिस पर हमने बेरोजगारी, युवा और शिक्षा की बात की थी, आप सबकी प्रतिक्रियाओं के लिए आभार। ऐसे ही प्रतिक्रियाएं देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं से हमें प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप रोज की खबरों के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी खबरों के पीछे क्या है, तो द वाई फैक्टर को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, बोनस के ऐप के ऊपर।
बुकनू से जुड़िए इंस्टाग्राम पर, टाइम मशीन से जुड़िए इंस्टाग्राम पर, और यदि पूरे सप्ताह की घटनाओं का आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर होता है ये जानना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए लिंक्डइन पर पॉलिसी और पोर्टफोलियो में।